नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। विकास जी कार से अपनी पत्नी के साथ कोलकाता जा रहे थे, क्योंकि विकास जी को ऑफिस के कुछ काम के लिए मीटिंग में जाना था। विकास जी और उनकी पत्नी मालती एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, जिसके कारण उन्हें आए दिन कहीं ना कहीं बाहर जाना होता था। नए नए क्लाइंट से मिलना होता था। इस बार भी वह एक नए क्लाइंट से मिलने के लिए गए हुए थे। जब वह मिलकर वापस लौट रहे थे तब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उसी में विकास जी और उनकी पत्नी मालती जी का मृत्यु हो गई। उस समय उनका एक बेटा था जो कि 10 साल का था और वह अनाथ हो चुका था। जब पति पत्नी दोनों काम के सिलसिले में बाहर जाते थे तो उनका बेटा सिद्धार्थ अपने दादा दादी के पास ही रहता था। जब माता पिता की मृत्यु हो गई तब उसके दादा दादी ने ही उसकी देख रेख की और उसको पाल पोस कर बड़ा किया। अब जगमोहन जी, जो कि सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, वह अक्सर सुबह सुबह टहलने जाया करते थे। आज सुबह जब टहल कर घर की ओर लौट रहे थे तो मन में सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय में वह सोचते थे कि अब आराम से घर में रहकर बची ज़िंदगी को आराम से जीऊँगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने अपने जवान बेटे और बहू को खो दिया था। यह गम जगमोहन जी को सोने नहीं देता था। अब तो उनके कंधों पर अपने पोती की जिम्मेदारी भी थी। अपने पोते को दोनों पति पत्नी बड़ा कर रहे थे, उसे अच्छी शिक्षा दे रहे थे। अब उनका पोता धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसे पढ़ने लिखने के लिए जगमोहन जी और कमला जी अपने गांव छोड़कर शहर में आ गए, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया और अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश रहने लगे। परंतु यह खुशी किस्मत को मंजूर नहीं थी। शहर आने के 4 साल बाद ही उनकी पत्नी कमला को कैंसर से मृत्यु हो गई। जैसे तैसे स्वयं को संभालते हुए पोते को माँ और बाप दोनों का प्यार देने लगे। उनका पोता सिद्धार्थ उनकी दुनिया था, उनका एकमात्र सहारा था। वह उसे ही देखकर जी रहे थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद सिद्धार्थ हाई एजुकेशन के लिए अमेरिका चला गया। पढ़ाई में होशियार था तो वहाँ यूनिवर्सिटी में भी प्रथम श्रेणी में पास किया, जिस कारण उसे वहीं नौकरी भी मिल गई और वहाँ भारतीय मूल की ही एक लड़की काजल से शादी कर ली और वहीं रहने लगा। शुरू में तो सिद्धार्थ उन्हें कभी कभी फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई महीने बीत जाते थे। जगमोहन जी की अपने पोते से बात भी नहीं हुई। इस कारण बड़े से शहर में जगमोहन जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज मार्केट से जगमोहन जी घर को लौटे तो उनका फ़ोन बजने लगा। अचानक फ़ोन की घंटी सुनकर उन्होंने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो दादाजी, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? इतने दिनों बाद पोते की आवाज़ सुनकर खुश होकर जगमोहन जी ने एक ही सांस में कई प्रश्न पूछ लिए। दादाजी, हम सब ठीक हैं। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसीलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। क्या बात है सिद्धार्थ बेटा, आज बहुत दिनों बाद फ़ोन किया। क्या इस बूढ़े दादाजी की कभी याद नहीं आती? क्या बताऊँ दादा कि ज़िंदगी कितनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से रोज़ सोच रहा था कि आपको फ़ोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। उसने अपनी परेशानी बताते हुए कहा तो जगमोहन जी बोले,
यह बात तो तुमने सच कहा बेटा। जैसे जैसे काम और पद बढ़ता जाता है, जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। फिर सिद्धार्थ हिचकते हुए बोला, दादाजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तभी जगमोहन जी ने कहा, कहो न बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है। मैं सोचता हूँ कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, जिस कारण मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है। इसीलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ अमेरिका आ जाएं। यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपको समय भी कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे। अपने प्रति पोते का प्यार देखकर जगमोहन जी को बहुत अच्छा लगा। अपना देश छोड़कर विदेश में जाना तो वह नहीं चाहते थे, लेकिन फिर सोचने लगे कि पोते की बात भी तो सही है। उम्र की पड़ाव पर अकेले रहकर भी कैसे जिया जाए। और वैसे भी 10 साल बीत चुके हैं मुझे नौकरी से रिटायर होते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा पोता मेरी अर्थी को कंधा देने भी ना पहुंच पाए। यह सोचते हुए जगमोहन जी ने अपने पोते को बताया कि वह आने के लिए तैयार हैं। सिद्धार्थ बोला, दादाजी अब आप यहाँ हमारे पास ही आ जाएंगे तो अपने मकान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उस मकान को बेच दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर जगमोहन जी कुछ हैरान सा रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी और बेटे की मीठी यादें जुड़ी हुई थी। इस मकान की एक एक चीज़ को उसने अपने हाथों से सजाया था। परंतु पोते की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले दिन ही एक डीलर से मकान बेचने के लिए बात कर ली। कुछ ही हफ्तों में मकान बिक गया। करीब 2 महीने बाद सिद्धार्थ भारत आ गया और मकान के पैसे यह कहकर रख लिया कि इतने सारे नगद पैसे लेकर नहीं जा सकते हैं, इन्हें बैंक में जमा करवा दूंगा। जगमोहन जी ने LIC में जो भी FD खुलवा कर रखी हुई थी, सिद्धार्थ ने उसको भी तुड़वा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब जगमोहन जी ने अमेरिका जाने के लिए सारी तैयारी कर ली। बेटे बहू और पोता पोती के साथ रहने के लिए वह बहुत अधिक खुश थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। सिद्धार्थ ने कहा, दादाजी आप यहीं कुर्सी पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। इसमें समय लगता है, जब फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी फिर आपको लेकर चलूँगा। जगमोहन जी वहीं कुर्सी पर बैठे रह गए और वह अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में सोचने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतनी शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था। शहर में आने से पहले जगमोहन जी ने अपनी पत्नी कमला को कहा था कि घर किराए पर ले लेते हैं और आराम से रहेंगे, परंतु कमला तैयार नहीं थी और कहने लगी कि हम किराए पर रहकर तो केवल वर्तमान ही आराम से बिता पाएंगे, परंतु भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसे भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन लेकर खरीद लो, कम से कम आगे चलकर कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने यह मकान बनवाया था। एक दिन अचानक पता चला कि कमला को कैंसर है। उन्होंने अपनी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, परंतु डॉक्टर ने लाख कोशिशें के बावजूद भी उसे बचा नहीं सके और इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। कमला की मृत्यु के कुछ समय बाद सिद्धार्थ भी विदेश चला गया, परंतु उसके जाने के बाद जगमोहन जी बहुत अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसा लगता था
कि मानो घर काटने को दौड़ रहा हो। जगमोहन जी, जिन्होंने कभी घर का काम किया ही नहीं था, अब खुद ही खाना बनाने लगे थे और घर के साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया था। अचानक जब जगमोहन जी का ध्यान भंग हुआ, उन्हें लगा कि काफ़ी देर हो चुकी है, सिद्धार्थ अभी तक नहीं आया था। घड़ी पर नज़र डाली तो लगभग 4 घंटे हो गया था। जगमोहन जी ने अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम जगमोहन गुप्ता है, मेरे पोते का नाम सिद्धार्थ गुप्ता है, हमें अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट पकड़नी है। मेरा पता चेकिंग करने के लिए आया था और वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जगमोहन जी की बात सुनकर काउंटर पर काम कर रही एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, सिद्धार्थ गुप्ता नाम का एक यात्री यहाँ आया था जिसने चेकिंग भी किया था, लेकिन अमेरिका की फ़्लाइट निकले हुए तो 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। उस महिला की बात सुनकर जगमोहन जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। परंतु मैडम, उस फ्लाइट से तो मुझे भी अमेरिका जाना था, मुझे लिए बिना फ़्लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई भी यात्री छूटा नहीं है। अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता तो हमारी तरफ से घोषणा की जाती है, महिला ने कहा। तो जगमोहन जी रुआसी आवाज़ में बोले, तो क्या मेरा पोता अमेरिका चला गया है? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कुछ संभल कर उस महिला से बोले, बेटा, तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ, अपने पोते से बात करना चाहता हूँ। उस महिला ने बात करने के लिए उन्हें फ़ोन दिया, लेकिन जगमोहन जी सिद्धार्थ को फ़ोन लगाते रह गए, परंतु दूसरी ओर से कोई आवाज़ नहीं आया। जगमोहन जी को ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। जगमोहन जी के पैरों तले मानो ज़मीन ही खिसक गई। वह अपना सर पकड़कर ज़मीन पर धम से बैठ गए। सोचने लगे, यह कैसी जाल साजिश है? क्या मेरा पोता इतना कठोर हो सकता है, जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी उस पर लगा दिया, अपनी खुशियों को उसका जीवन संवारने पर ही निछावर कर दिया था। वह पोता अपने बूढ़े दादा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उन्हें अपनी पत्नी की कही गई एक बात याद आई। सोचने लगे, कमला मुझे हमेशा कहती थी कि अपनी बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, हमारा इकलौता पोता है, यदि हम उसके सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वह एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 लाकर देता था। उसकी विदेश में पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने की खातिर ना जाने कितने कष्ट सहे हैं। मन में बस अपने पोते की बात पूरी करने की इच्छा थी कि वह किसी तरह विदेश चला जाए। इस बात को लेकर अपनी बड़ी बहन शारदा से भी मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि उसने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वह कहती थी, जब इतना पैसा नहीं है तो विदेश क्यों भेज रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते हैं? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपनी बहन के इस बात से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी। उसी दिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मदद के लिए अपनी बहन के दरवाजे पर कभी नहीं जाऊंगा। तभी से हम दोनों भाई बहन के बीच भी कड़वाहट आ गई थी। परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। जिस पोते के कारण मैं अपनी बहन से भी संबंध तोड़ लिया, आज वही पोता मुझे ऐसे समय में शहर छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय मुझे उसके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी एक गार्ड की आवाज़ सुनकर जगमोहन जी का ध्यान टूटा। वह गार्ड उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी समय से यहीं बैठे हुए हैं। बेटा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रह गया। मुझे तो अपने पोते के साथ अमेरिका जाना था,
लेकिन वह तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर जगमोहन जी पास खड़े बेंच का सहारा लेकर खड़े हुए। एक बार फिर वह काउंटर पर गए और अपने पोते का फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लड़खड़ाते कदमों से और दुखी मन से वह एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में कहाँ जाऊँगा, मुझे कौन सहारा देगा। अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। फिर अचानक एक विचार आया और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं अपनी बड़ी बहन के पास जाऊं? क्या वह मेरी मदद करेगी? क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया होगा? लेकिन अब और कोई चारा भी नहीं था। उसके सामने जाऊंगा, अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उसकी मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ, यह सोचते हुए वह बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे बाद वह अपनी बहन शारदा के घर पहुँच गए तो उनकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? शारदा दीदी है, उनसे कहो कि उनका भाई जगमोहन आया है। नौकरानी अंदर जाकर अपने मालकिन से कहती है कि मालकिन, कोई जगमोहन नाम का आदमी आया है और आपको पूछ रहा है। जगमोहन नाम सुनते ही शारदा जी दौड़ी दौड़ी चली आई और अपने छोटे भाई को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गई। जगमोहन जी का रो रो कर बुरा हाल था। शारदा जी उन्हें अंदर लेकर आई और अपने भाई से उनकी हालत का कारण पूछा, परंतु जगमोहन जी कुछ बोलने की हालात में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने बहन के कंधे पर सर रखकर जी भर कर रोए। उनकी आंखों से गंगा जमुना की तरह आंसू बहे जा रहे थे। अपने भाई को रोता हुआ देखकर शारदा जी भी रोने लगी और तुरंत नौकरानी से पानी लाने को कहा। जगमोहन, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह क्यों रोए जा रहे हो? और यह क्या हालत बना रखी है तुमने? लो, पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपनी बहन के पास। जगमोहन जी ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा पानी पिया और शांत स्वर में बोले, बहन, मैं क्या बताऊं? इस उम्र में आकर मेरे पोते ने ही मुझे धोखा दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा जहां चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा। मैं कुछ समझी नहीं, तू पहेलियां मत बुझाओ। तुम्हारी यह हालत देखकर मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। शारदा जी ने पूछा तो जगमोहन जी ने सारी घटना उनके सामने बता दी। शारदा जी ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक एक बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और बोली, ये कैसी विडंबना है। तुमने अपने पोते को पढ़ाने लिखाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ उस पर त्याग दिया और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? आजकल के बच्चे कितने स्वार्थी हो गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि मुझे किसी वृद्धा आश्रम में भेज दो। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। अपने छोटे भाई की हालत देखकर आज शारदा जी का कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर वह रोती हुई बोली, यह क्या कह रहे हो जगमोहन? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्धा आश्रम जाने की बात कर रहा है। यह घर तुम्हारा ही है। मेरी बेटी पिंकी की शादी करने के बाद जब से तुम्हारे जीजाजी यह दुनिया छोड़कर गए हैं, उसके बाद तो मैं भी बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। अब हम दोनों का समय आराम से कटेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने भाई को गले से लगा लिया। अपनी बड़ी बहन की बातें सुनकर जगमोहन जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वह भी परेशान थे। अभी दोनों भाई बहन में यह बातें चल ही रही थी कि डोरबेल बजी। देखा तो शारदा की बेटी पिंकी कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों बाद अपने मामा जी को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। पिंकी उनके पास बैठकर उनका हाल चाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनके हालात की जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ कि सिद्धार्थ मामा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है।
अगले दिन सुबह सुबह ही पिंकी रसोई घर में जाकर नाश्ता बनाने लगी। जब उसकी माँ और मामा जी खाने की टेबल पर बैठे थे, वह उनके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाया और खिलाया और थोड़ी देर बाद एक अलग कमरे में चली गई। जगमोहन जी ने देखा कि पिंकी मोबाइल पर ही कुछ काम कर रही थी। उसे मोबाइल पर काम करते देखकर जगमोहन जी के मन में कुछ ख्याल आया और जब पिंकी बाहर आई तो उन्होंने पिंकी से कहा, बेटी एक बात तो बताओ, क्या मैं भी मोबाइल पर काम कर सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने पोते के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊँ। उनकी बात सुनकर पिंकी बोली, क्यों नहीं मामा जी, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मोबाइल पर काम करना चाहते हैं तो आप भी अपने मोबाइल पर वीडियो बनाइए और मैं यूट्यूब पर आपका अकाउंट बना दूंगी। आप उस पर अपनी वीडियो डालना ताकि लोग आपके वीडियो को पसंद करें और आप वायरल हो जाएंगे। यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। यह काम करने के लिए ना तो आपको बाहर जाना पड़ेगा और ना ही बाहर काम करना पड़ेगा। जब कमला जी की मृत्यु हो गई थी तब अक्सर जगमोहन जी खाना बनाया करते थे। अब वह खाना बनाने की वीडियो मोबाइल पर डालने लगी। दिन पर दिन उनकी वीडियो चलने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उनकी एक वीडियो वायरल हो गई, जिसे देखकर पिंकी को हैरानी का ठिकाना ना रहा। कुछ समय बाद उनको पैसे मिलने लगे। दिन पर दिन उनकी तरक्की बढ़ती गई और वह सभी को अपनी वीडियो में खाना बनाना सिखा रहे थे। अब वह पहले से ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगे थे। अब जगमोहन जी एक सेलिब्रिटी के तौर पर फेमस हो गए। दोनों भाई बहन मिलकर वीडियो बनाते थे और लोग उन दोनों भाई बहन का उदाहरण दिया करते थे कि कैसे दोनों भाई बहन ने मिलकर प्रसिद्धि हासिल की है। अब आए दिन लोग उनसे मिलने आते रहते थे। जगमोहन जी और शारदा जी के बैनर शहर के कोने कोने में लगे हुए थे। अब वह बहुत फेमस हो चुके थे। उन्हें बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जॉब ऑफर होने लगी थी कि वह उनके रेस्टोरेंट में जाकर लोगों को निर्देश दें ताकि वह खाना अच्छा बना सके। लेकिन वह किसी के रेस्टोरेंट या होटल में काम करना नहीं चाहते थे। दोनों भाई बहन ने मिलकर खुद का एक 5 स्टार होटल खोला। अपनी ही देख रेख में उन्होंने स्टाफ को लगाया, वही सारा काम संभालते थे। केवल जगमोहन जी और शारदा जी उन्हें निर्देश देते थे। उन्हीं के अनुसार सारा खाना नाश्ता हर चीज़ बनता था। दिन बीतने लगे, उनका होटल दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करने लगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जो धोखा अपने दादाजी के साथ किया था, फिर उस धोखे के फल से वह कैसे बच सकता था। सिद्धार्थ अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने दादा के पैसे धोखे से ले लिए थे, उस दोस्त ने उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर अमेरिका में बिना पैसे के कितने दिन तक रह सकता था। जो थोड़े बहुत बचे हुए पैसे थे उनसे अपनी टिकट का इंतजाम करके वे लोग भारत वापस आ गए और अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। सिद्धार्थ नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई बड़ी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी और छोटी नौकरी उसे अपनी स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वाले भी आखिरकार बेरोजगार दामाद को कितने दिन रख सकते थे। अब उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा है। जिस ससुराल में आने पर उसे हमेशा सम्मान दिया जाता था, अब इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई है। वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या, उसके खुद के कर्म उसके सामने आ रहे थे। एक दिन वह किसी काम के लिए बाहर गया हुआ था तो उस रास्ते में बड़े बड़े पोस्टर लगे दिखाई दिए, जिसमें उसके दादाजी और उसकी बहन शारदा जी के पोस्टर लगे हुए थे। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर आगे बढ़ा जा सकता है। इसके मिसाल है यह दोनों भाई बहन की जोड़ी। यह देखकर सिद्धार्थ की हैरानी का ठिकाना ना रहा कि कैसे उसके दादाजी एक बहुत बड़े होटल के मालिक बन चुके हैं
और यह एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। यह खबर सुनकर वह भागते भागते अपने घर गया और अपनी पत्नी को इस बारे में बताया तो पत्नी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अपने पति से कहा, तो इसमें सोचने की क्या बात है, हम लोग दादाजी के पास जाएंगे और उनसे माफ़ी मांग लेंगे। मुझे विश्वास है वह अपने पोते को ज़रूर माफ़ कर देंगे। और उधर दूसरी तरफ जगमोहन जी और शारदा जी कुछ गरीब बच्चों को गोद ले लिया था। उनकी सारी जिम्मेदारी दोनों ने उठा ली थी। सामाजिक कार्य में जगमोहन जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। यह सब करते करते वह बहुत नाम कमा रहे थे और सरकार के द्वारा उन्हें कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका था। उनके कई अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम चल रहे थे। उधर सिद्धार्थ को अपनी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपने जिस दादाजी को वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर गया था, आज वह अपने दम पर इतना कुछ कर रहे हैं। उस बैनर पर होटल का नाम और पता भी लिखा था। फिर क्या था, सिद्धार्थ मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने दादाजी से मिलने चला गया। वहां पहुंचकर देखा तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बना हुआ था। इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर वह दोनों तो बस देखते ही रह गए। उन्होंने उसे बताया कि उन्हें जगमोहन जी से मिलना है। गार्ड जगमोहन जी को बुलाने चला गया। जैसे ही जगमोहन जी बाहर आए तो सिद्धार्थ उन्हें देखकर हैरान था। उस समय जिनके चेहरे पर बेबसी रहती थी, आज उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी। जैसे ही जगमोहन जी अपने केबिन में आए तो उनके आते ही उनका पोता उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। जगमोहन जी अपने पोते को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गए। तभी सिद्धार्थ बोला, दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने धोखे से आपका घर बेचकर आपको अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी सज़ा मुझे ईश्वर ने दे दी है। आप नहीं जानते दादाजी, मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया है। हम लोग बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मुझे आपकी ही सहारा है। अपने पोते की बात सुनकर जगमोहन जी बोले, बेटा तुम शायद भूल गए थे, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और यहाँ तक बात रही मेरे माफ़ करने की, तो जो तुम लोग मेरे साथ किया है इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने एक बुजुर्ग के विश्वास को तोड़ा है। यहाँ अकेले रहने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कम से कम इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा बूढ़ा दादा कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अरे नालायक, एक तरफ तुम हो और एक तरफ शारदा दीदी की बेटी पिंकी है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखती है और साथ साथ अपना ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी पोती बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, दादाजी अब छोड़िए बीती बातों को, जो हो गया सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं। आप ही बताइए हम कैसे गुजर करें। और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपने पोता पोती के बारे में तो सोचिए। तभी सिद्धार्थ अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, दादाजी अगर आप हमारे कुछ मदद करते हैं तो। जगमोहन जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ। अब इस उम्र में उससे ज़्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे कोई उम्मीद मत रखना। एक बात कान खोल कर सुन लो, जो भी पैसा मैं कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ। उस पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, तुम्हारी तो अभी उम्र ही क्या है। खुद से पैसा कमाओ और अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है वह खुद देखो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत लगाकर मेरे पास फिर कभी मत आना। और मेरी वीडियो बनाने का समय हो गया है, दीदी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मैं जाता हूँ। दोनों बेटा बहू अपने दादाजी की ओर हैरानी से देखने लगे। वह दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही जगमोहन जी उठकर चले गए। बेटा और बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सिद्धार्थ और उसकी पत्नी अपने किए पर पछता रहे थे। वह सोच रहे थे, काश हम लोगों ने ऐसा ना किया होता तो आज यह सब कुछ हमारा होता,
तो दोस्तों कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।